नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नटसट अध्ययन। हम आज देखने वाले हैं इकाई 10 में मुर्दईया आत्मकथा के जो महत्वपूर्ण तथ्य है, पात्र है, वह हम परीक्षा में पूछे जाने वाले दृष्टिकोण से देखेंगे। यह जो है मुर्दईया आत्मकथा, ये हमने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ी हुई है, इसी चैनल पर है। कुल हमने 14 भागों में उसको अपलोड किया हुआ है। तो यह जो है हम आप परीक्षा के दृष्टिकोण से शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। कहाँ से पढ़ रहे हैं? यह जो है हम जो दृष्टि का गाइड है, दृष्टि प्रकाशन का, वहाँ से हम पढ़ रहे हैं। मुर्दईया आत्मकथा डॉक्टर तुलसीराम द्वारा लिखित है। तुलसीराम की आत्मकथा 2 खंडों में विभक्त है, यानी तुलसीदास राम की जो आत्मकथा है वह 2 खंडों में है। प्रथम भाग का नाम मुर्दईया है और द्वितीय भाग का नाम मणिकर्णिका है। ये पूछा हुआ है मुर्दईया और मणिकर्णिका किसके आत्मकथा के नाम है, तो वह तुलसीराम, डॉक्टर तुलसीराम के आत्मकथा के नाम है, याद रखिए। मुर्दईया में डॉक्टर तुलसीराम ने अपने जीवन की कथा को पाठक के सामने वैसे ही रख दिया है जैसे कि उन्होंने जिया है, यानी जिस प्रकार जीवन जिया है उन्होंने, उसी प्रकार मुर्दईया में उसका चित्रण हुआ है, महसूस किया है। मुर्दईया आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव के शमशान घाट का नाम है, यानी वह मुर्दईया आजमगढ़, यानी मुर्दईया आत्मकथा में किस गांव का उल्लेख है, तो ये अभी हाल ही में जो तेलंगाना सेट का परीक्षा हुई थी, तेलंगाना सेट की, उसमें वह मुर्दईया में आजमगढ़ का उल्लेख किस आत्मकथा में आया है, ऐसा ही कुछ तो प्रश्न पूछा था, लेकिन आजमगढ़ उसका सही उत्तर था। यह दलित जीवन की कर्मस्थली है, यानी यह मुर्दईया आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव के शमशान घाट का नाम है। मुर्दईया, यह लेखक का गांव कौन सा है? आजमगढ़ है। और आजमगढ़ में जो शमशान होता है, जो मरे हुए मुर्दे को जलाने या गाड़ने का स्थान होता है, उसको शमशान कहते हैं, और उसी घाट का नाम जो है मुर्दईया है। यह दलित जीवन की कर्मस्थली है, यानी मुर्दईया क्या है? दलित जीवन की कर्मस्थली है। मुर्दईया की भूमिका में डॉक्टर तुलसीराम यह स्पष्ट करते हैं कि मेरे भीतर से मुर्दईया को खोद खोद कर निकालने का काम तद्भव के संपादक अखिलेश ने किया है, यानी लेखक को मुर्दईया आत्मकथा लिखने के लिए किसने प्रेरित किया है? तो तद्भव पत्रिका के जो संपादक थे अखिलेश, उन्होंने उनको प्रेरित किया है। अब इस आत्मकथा के हम सब कुछ पात्र वो देखेंगे, अर्थात उन्हें मुर्दईया लिखने की प्रेरणा और ऊर्जा लेखक संपादक अखिलेश के अत्यंत निवेदन से मिली है, यानी लेखक को, डॉक्टर तुलसीराम को मुर्दईया आत्मकथा लिखने के लिए किसने प्रेरित किया है? जो तद्भव पत्रिका के संपादक थे, लेखक थे अखिलेश, इन्होंने प्रेरित किया। मुर्दईया में लेखक के बचपन से लेकर उनके स्नातक की शिक्षा तक की जीवन यात्रा का विवरण है, यानी लेखक की बचपन से लेकर जो अंतिम स्नातक यानी जो बीए की डिग्री तक की पूरी कहानी इस पर विवरित है। अभी इस आत्मकथा के हम पात्र देखेंगे। हवा चल रही है बाहर, तो आवाज़ आती होगी हवा की भी। तो इसके पात्रों में झूठन, झूठन लेखक के दादाजी है, यानी लेखक के दादाजी का नाम क्या है? झूठन है, जिसे प्रचलित अंधविश्वास के अनुसार किसी भूत ने लाठी से पीट पीट कर मार डाला था। यानी झूठन कौन है? तो झूठन लेखक के दादा है, यानी पिताजी के पिताजी है, और इनको भूत ने लाठी से पीट कर मारा था। मुसड़िया, मुसड़िया कौन है? 100 वर्ष से भी ज़्यादा जीवित रहने वाली लेखक की दादी है, यानी मुसड़िया कौन है? तो 100 वर्ष से भी ज़्यादा वह जीवित रही, वह लेखक की दादी है। और ये भी कहते हैं कि मुसड़िया ने जो है कौवे का मांस खाया था। धीरजा, धीरजा लेखक की माता है, यानी लेखक की माता का नाम क्या है? धीरजा है, और सीधी सादी घरेलू स्त्री, यानी लेखक की माता कौन है? वह धीरजा है, और वह धीरजा नाम है लेखक की माता का, और वही घरेलू स्त्री है, ग्रह गृहस्थी में जुड़ी हुई स्त्री है, घरेलू स्त्री है। जग्गू पांडे, जग्गू पांडे कौन है? 80 वर्षीय ब्राह्मण है, यानी जग्गू पांडे कौन है? तो वह 80 वर्ष का ब्राह्मण है, जिन्हें निर्वंश और अविवाहित होने के कारण गांव के लोग अपशकुनी मानते हैं। यानी किस पांडे को अपशकुनी गांव में मानते हैं? तो जग्गू पांडे को। क्यों मानते थे? क्योंकि वो 80 वर्ष का उम्र हो चुकी है, उसको कोई निर्वंश है, यानी वो निसंतान है, और अविवाहित होने के कारण उसको लोग अपशकुन मानते हैं। नग्गर, अभी नग्गर जो है वह लेखक के पिता के तीसरे भाई है, यानी लेखक के पिता के तीसरे भाई है। स्वभाव से क्रूर, शिवनारायण पंथी धर्मगुरु भी थे, यानी शिवनारायण पंथी धर्मगुरु, यह जो है यह शिवनारायण धर्मगुरु, शिवनारायण पंथी,
यह प्रश्न दिसंबर 2023 में पूछा हुआ था। लेखक के पिता के तीसरे भाई स्वभाव से क्रूर थे, लेकिन शिवनारायण पंथी धर्मगुरु भी थे। सोमर सोमर कौन है? तो लेखक के पिता के सबसे बड़े भाई, यानी लेखक के पिता के सबसे बड़े भाई या लेखक के सबसे बड़े चाचा सोमर। और मंझले चाचा कौन है तीसरे नंबर के? तो नग्गर है। सबसे बड़े भाई 112 गांव के चमारों के चौधरी, यानी 112 गांव के चमारों के चौधरी थे। और सोमर चाचा को ही जो 12 गांव सुअर काट जाता तो सुअर की पूछ देने का मान था, सम्मान था। चमारों के 12 गांव के चमारों के चौधरी कौन थे? सोमर थे। मुनेसर लेखक के पिता के दूसरे नंबर के भाई, यानी लेखक के पिता के दूसरे नंबर के भाई कौन थे? तो मुनेसर थे। शिवनारायण पंथी, यानी ये भी शिवनारायण पंथी थे। धर्मगुरु शिवनारायण पंथी धर्मगुरु कलकत्ते की एक जूट मिल में मजदूर थे। कौन? मुन्नेसर। मुन्नर मुन्नर कौन है? तो लेखक के पिता के चौथे नंबर के भाई, यानी लेखक के पिता के चौथे नंबर के भाई का नाम क्या है? मुन्नर है। अन्य सभी भाइयों की अपेक्षा सहज समन्वयवादी व्यक्ति, पूरे संयुक्त परिवार के मुखिया, यानी संयुक्त परिवार के मुखिया कौन है? तो मुन्नर है। और 12 गांव के चौधरी या 12 गांव के मुखिया कौन है चमारों के? तो सोमर है, याद रखिए। अमिका पांडे अमिका पांडे साइद बताने वाले, यानी अमिका पांडे कौन है? तो साइद बताने वाले या कह सकते हैं मूर्त बताने वाले और पतरा देखने वाले पंडित। मुंशी रामसूरत लेखक के प्राथमिक विद्यालय की शिक्षक, यानी मुंशी रामसूरत कौन है? तो लेखक के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक है। जाति पाति भेद करने वाले, यानी वह मुंशी रामसूरत यह प्राथमिक विद्यालय के लेखक के शिक्षक है और वह जाति पाति का भेदभाव मानते हैं। परशुराम सिंह कौन है? तो वह परशुराम सिंह जो है वह हेडमास्टर है। सुबहगिया यह कौन है? सुबहगिया जिसके नवविवाहित मजदूर पति का कलकत्ते से भेजा खत लेखक पढ़ता है। यानी यह एक सुबहगिया का पति कलकत्ते में मजदूरी करता है और वहाँ से वह खत भेजता है और उसमें वह खत लेखक को पढ़ने को कहते हैं, पहला खत। और उसमें एक उसका पति ने एक शायरी की 2 पंक्तियाँ भेजी हुई थी है। लिखता हूँ खत खून से शाही मत समझना, जीता हूँ तेरी याद में मरा मत समझना, ऐसा कुछ तो था। तो उसको सुबहगिया को लगता है कि वह सच में कुछ उसको गलत हो गया है, कुछ उसकी मृत्यु हो गई है, ऐसा करके वो रोने लगती है। और फिर एक ब्राह्मण के पास वो खत लेकर जाते हैं और फिर उसको वह समझाते हैं, क्योंकि उस प्रकार उस समय में जो तत्कालीन समय में दलितों में जो था वह अशिक्षा अज्ञान फैला हुआ था। सुबहगैया जिसके नवविवाहित मजदूर पति का कलकत्ते से भेजा गया खत लेखक पढ़ता है। यह एक युवा सुंदर और विवाहित दलित लड़की है। अगला पात्र है संकटा सिंह। संकटा सिंह प्राथमिक विद्यालय में लेखक का सबसे करीबी मित्र, यानी प्राथमिक विद्यालय में लेखक का सबसे करीबी मित्र कौन था? तो संकटा सिंह था, याद रखिए। अगला है कुद्दन लेखक के नगर चाचा का बेटा, यानी लेखक के नगर चाचा का बेटा या चच्चरे भाई लेखक के कौन है? तो वह कुद्दन है, जिसे चुड़ैल के सपने आते थे। यानी मुर्दहिया आत्मकथा में चुड़ैल के सपने किसके आते थे? तो कुद्दन को आते हैं। कि सुनी भौजी 22 वर्ष की यह स्त्री अपने हृदय विदारक गृहस्थी और वैवाहिक दुख को चिट्ठी के मार्फत कोयलरी में मजदूरी कर रहे अपने पति तक पहुंचाती है और वह चिट्ठी लेखक लिखते हैं। चिट्ठी लिखने का काम बालक तुलसीराम का होता था। कि सुनी भौजी जो 22 वर्ष की स्त्री है, विवाहित है और जो भी गृह गृहस्थी की जो भी कठिनाई है, दुख है, वह अपने पति को चिट्ठी द्वारा लिखकर भेजती थी और वह चिट्ठी कौन लिखते थे? लेखक लिखता था। अगला है जेदी चाचा लड़खुर। यह जेदी चाचा जो है बख्तार के विश्वविद्यालय में भी गया था। बगदार रिटर्न कौन है? तो जेदी चाचा है। जेदी चाचा का ही नाम क्या है? लड़खुर है। गांव के सामान्य हरवाहे यानी हल चलाने वाले, जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज अन्य मजदूरों के साथ जबरन उठा ले गई थी। और जेदी चाचा को ही बगदाद रिटर्न भी कहा जाता है, याद रखिए। पत्तू मिस्त्री कौन है? जिसके बगीचे से लेखक मल्दहिया आम तोड़ता है और पत्तू उसे शुद्ध बाबा का भूत समझकर डर जाता है। यानी वह पत्तू मिस्त्री के आम पर लेखक आम तोड़ने के लिए जाते हैं, आम फेंकते हैं और उस ऊपर की टहनी पर बैठकर आम तोड़ते हैं और उसके पैर नीचे
झूलने लगता है लेखक का, और पत्तू मिस्त्री को लगता है कि ये भूत का ही पैर है। उसको देखकर वह डर जाता है पत्तू मिस्त्री। और वह मलदहिया आम किसके बगीचे में था? तो पत्तू मिस्त्री के बगीचे में मलदहिया आम था, याद रखिए। करपात्री जी, करपात्री जी कौन है? तो करपात्री जी राम राज्य परिषद के नेता है। राम राज्य परिषद के नेता का नाम क्या है? तो करपात्री जी है। हिंदू कोड बिल के विरोधी है, यानी करपात्री जी हिंदू बिल हिंदू कोड बिल जो था उसके विरोधी पात्र है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। हीरालाल लेखक के सहपाठी परंतु अकारण ही लेखक से ईर्ष्या करने वाले, यानी हीरालाल कौन है? लेखक के सहपाठी है, लेकिन अकारण, कोई कारण नहीं, कुछ नहीं, फिर भी उसको साथ ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। आगे देखते हैं परशुराम पांडे। पारसनाथ पांडे लेखक को स्वाधीनता के सेनानियों के बारे में पढ़ाने वाले शिक्षक, यानी लेखक को स्वाधीनता के बारे में पढ़ाने स्वाधीनता स्वाधीनता आंदोलन में जो सैनिकों ने भाग लिया था उसके बारे में पढ़ाने वाले शिक्षक का नाम क्या है? तो परसनाथ पांडे है। वह गंभीर तथा विनम्र थे। कौन? पारसनाथ पांडे। अगला है लाल बहादुर शास्त्री, नहीं लाल बहादुर शास्त्री नहीं, सॉरी, लाल बहादुर सिंह। अभी मैं किसी को कॉल पर, किसी मित्र को बात करते हुए वहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री, इस पर मैंने कुछ बात की तो वही जुबान पर आ गया। होता है ऐसा, क्योंकि मैं इंसान हूँ। तो वह लाल बहादुर सिंह, लाल बहादुर सिंह एक बड़े जमींदार के आवारा शराबी बेटे, यानी लाल बहादुर सिंह कौन है? एक जमींदार के बेटे हैं, लेकिन आवारागर्दी करते हैं, शराबी बेटे, जो हाई स्कूल के छात्र व लेखक के मित्र भी हैं। और वह उसके साथ लेखक के साथ वो कभी कभी शराब भी पीते हैं। सुग्रीव सिंह गोरखनाथ विश्वविद्यालय से बीए पास करके आए हुए शिक्षक, ये हिंदी पढ़ाते थे, यानी लेखक को हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक का नाम क्या है? तो सुग्रीव सिंह है। लेखक को खूब प्रोत्साहित करते हैं, यानी लेखक को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं सुग्रीव सिंह, और हिंदी पढ़ाते हैं। और सुग्रीव सिंह का बीए कहाँ से हुआ था? तो वह उनका बीए गोरखपुर विश्वविद्यालय से हुआ था, और उनके संरक्षक की भूमिका निभाते हैं। कौन? सुग्रीव सिंह। चिंतामणि सिंह आगे का पात्र है। चिंतामणि सिंह ये एक बड़े जमींदार के पुत्र, लेखक के सहपाठी और घोर हितैषी है। चिंतामणि सिंह एक बड़ी जमींदार के पुत्र है। उसको वो लेखक को पैसों की भी मदद करते हैं, एक अच्छा व्यवहार करते हैं, खाने पीने की भी व्यवस्था करते हैं। चिंतामणि सिंह एक बड़े घर जमींदार के पुत्र, लेखक के सहपाठी और घोर हितैषी। रूपराम परीक्षा के लिए लेखक जिसके घर पर किराएदार के तौर पर रुकता है, और यह रूपराम लेखक के ऊपर हीरालाल सिंह नामक सवर्ण छात्रों द्वारा किए गए हिंसक व्यवहार का बदला लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। रूपराम परीक्षा के लिए, यानी जब लेखक परीक्षा के लिए जाते हैं और वहाँ पर हीरालाल सिंह उसको वह डराता है, धमकाता है, तो उसका वह बदला लेने के लिए जाते हैं। कौन? रूपराम सिंह, जब वो 10वीं की परीक्षा देने के लिए जाते हैं। तपसीराम अगला पात्र है। तपसीराम लेखक से बीएचयू में हुई भेंट के बाद लेखक के मित्र बन जाते हैं। वही एलएलबी के छात्र हैं। ये लेखक को लगातार प्रेरणा और हौसला देते हैं कि आगे की पढ़ाई यही बीएचयू में करनी चाहिए, यानी लेखक को बीएचयू की में पढ़ाई, आगे की पढ़ाई बीएचयू में करनी चाहिए, ऐसा कौन कहता है? तो तपसीराम की मुलाकात तुलसीराम से कब हुई? तो वह बीएचयू जब गए थे, अलीगढ़ गए थे, तब उनकी बनारस वह गया था, तब लेखक जब बनारस उनके मित्रों के साथ गया था, तब उसकी वहाँ पर मुलाकात हुई बीएचयू में, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो वह वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है, और वो तब से वहाँ अच्छे मित्र बन जाते हैं, तपसीराम और तुलसीराम। और दोनों की, या और तपसीराम जो है आगे की पढ़ाई उनको बीएचयू में करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला पात्र है रामधन। अगला पात्र है रामधन, आजमगढ़ के प्रसिद्ध दलित नेता, यानी आजमगढ़ के प्रसिद्ध दलित नेता का नाम क्या है? तो रामधन है। देवराज सिंह ऊपर से लेखक के मित्र बनते हैं, परंतु छल और विदेश से लेखक की छात्रवृत्ति में से आधे 21 रुपये जबरन लेते हैं, यानी जब उनको छीन कर लेते हैं, जबरन चाकू दिखा कर, दे नहीं तो देख, ऐसा वो दिखाते हैं। हमने पढ़ा है, लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा हुआ है, लेकिन अब परीक्षा नज़दीक है तो उसका फिर से एक बार रिवीजन हो जाए, इस दृष्टिकोण से हम शॉर्ट में देख रहे हैं। देवराज सिंह
ऊपर से लेखक के मित्र है, यानी वह लेखक के मित्र है, परंतु छल और द्वेष है, छल और कपट से छात्रावृत्ति जब आती है, उस छात्रावृत्ति में से 21 रुपये जबरन लेने वाले पात्र का नाम क्या है? तो देवराज सिंह है। विजयी पांडे, विजयी पांडे यह लेखक की जाति के 128 लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करने वाले शख्स है, यानी वह विजयी पांडे यह लेखक की जाति के हैं। 128 लोग जो दलित है उनके खिलाफ वो झूठा मुकदमा चलाते हैं। अरुण कुमार सिंह, अगला पात्र है अरुण कुमार सिंह, आजमगढ़ के कम्युनिस्ट नेता और विधानसभा सदस्य तेज बहादुर सिंह के नाती और लेखक के घनिष्ठ मित्र जो आजीवन रहे, यानी आजीवन लेखक के घनिष्ठ मित्र रहे। अलीगढ़ के कम्युनिस्ट नेता कौन है? अ, तेज बहादुर सिंह, यानी अलीगढ़ के कम्युनिस्ट नेता कौन है? तो तेज बहादुर सिंह है और उसके नाती का नाम है अरुण कुमार सिंह और लेखक के घनिष्ठ मित्र है और वह मरते दम तक रहे, यानी आखिरी तक। अब इसके प्रमुख उदाहरण हम देखेंगे। भूमिका, मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाई तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे, यानी कहीं पर भी जाओ, यदि धर्मपुर से यदि कहीं पर भी जाओ तो मुर्दहिया से ही सभी तरफ रास्ता जाता था। मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाई तक सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। हमारे गांव की जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दहिया एक सामरिक केंद्र जैसी थी, यानी दलितों को सामरिक केंद्र का केंद्र कौन सा था? तो मुर्दहिया था। और जियो पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? तो भू राजनीति। जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीति, याद रखिए। और में यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दहिया एक सामरिक यानी सामयिक केंद्र जैसी थी। बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आंखों में आंसू आ जाना, यानी बचपन में जब हम छोटे होते हैं तब दुखी होने का मतलब है कि आंखों में आंसू आ जाना। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आंख धो लेने को कहती थी, किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी के छींटों से दुख की निशानी नहीं मिट जाती, लेकिन आज का वर्तमान का अनुभव बताता है कि केवल रोने से दुखों की जो निशानी है वह नहीं मिट जाती, वह हृदय पर बनी रहती है। बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आंखों में आंसू आ जाना। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आंख आंख धो लेने को कहती थी, किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी के छींटों से दुख की निशानी नहीं मिट पाती। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया। भूत भी इससे अछूते नहीं, यानी जो जंगल था ये था, उस पर लोगों ने आगे चलकर क्या किया, खेती वो की, और जब भी जो जंगल था, भूत थे, मुर्दहिया थे, वह सब कुछ नष्ट हो गया। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया। भूत भी इससे अछूते नहीं है। ये इम्पोर्टेंट कथन है। अभी जो उसके जो खंड है, उपशीर्षक है, पहला उपशीर्षक का नाम है भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि। इसमें क्या है? मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। हरकत तो यह है कि आज भी करोड़ों भारतीयों मीनांदर की कसौटी पर खरा उतरते, यानी मीनांदर क्या कहते हैं कि भारत जो है, वह भारत के लोग जो है वो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, उनको अक्षर का ज्ञान ही पता नहीं है, वह अक्षर को पहचान ही नहीं सकते। लेकिन कुछ ब्राह्मणों ने उसका भी निषेध किया और उन्होंने भी पढ़ना लिखना जाना। हकीकत तो यह है कि आज भी करोड़ों भारतीय मीनांदर की कसौटी पर खरा उतरते, यानी आज भी कुछ भारतीय ऐसे हैं उन्होंने लिखना पढ़ना नहीं सीखा है। गांव वालों का कहना था कि मेरी दादी ने कौवे का मांस खाया है, इसलिए वह मरती नहीं। कौवे का मांस किसने? मुसड़िया ने। लेखक के दादी का नाम क्या था? मुसड़िया था। और गांव वाले कहते थे कि मुसड़िया यानी लेखक के दादी ने कौवे का मांस खाया है, इसलिए वह नहीं मरती। संभवतः मेरे माँ बाप की सर्वोच्च आकांक्षाओं की पहुँच मुझे एक सिद्धहस्त मछुआरा के रूप में देखने तक ही सिमट कर रह गई थी। यानी लेखक के पिता जो थे वह प्रसिद्ध मछुआरा थे, यानी मछली पकड़ने में वह तरबेज थे। तो वह उसी प्रकार लेखक के पिता या माता जो है लेखक को भी एक सिद्धहस्त यानी प्रसिद्ध मछुआरा ही बनाना चाहते थे।
उस समय गांव में दलितों के अलग देवी देवता होते थे जिनकी पूजा सवर्ण नहीं करते थे। हमारे गांव में चमरिया माई और डीह बाबा दो ऐसे ही देवी देवता थे जिसकी पूजा दलित करते थे। यानी आजमगढ़ में या मूलधई आत्मकथा में दलित की देवताओं के नाम कौन कौन से आए हैं? तो चमरिया माई और डीह बाबा यही दो नाम आए हैं, याद रखिए। चमरिया माई और डीह बाबा यह दो नाम आए हैं, याद रखिए। और उस समय जो सवर्ण है उनके अलग देवी देवताएं होते थे, और जो दलित थे उनके अलग देवी देवताएं होते थे। वो और एक बात बताना चाहते हैं, दक्षिण की ओर, गांव के दक्षिण दिशा की ओर दलितों की बस्ती होती थी। उस समय गांव में दलितों के अलग देवी देवता होते थे। परीक्षा में आजकल ऐसे ही पूछे जा रहा है, तो उसी दृष्टिकोण से हम भी पढ़ रहे हैं। उस समय गांव में दलितों के अलग देवी देवता होते थे जिसकी पूजा सवर्ण नहीं करते थे। यानी जो सवर्ण है, उच्च वर्गीय ब्राह्मण है, वह जो है उन दलितों के देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे। हमारे गांव में चमरिया माई और डीह बाबा दो ऐसे देवी देवता थे जिसकी पूजा दलित करते थे। यानी दलित आजमगढ़ में या धर्मपुर में दलितों के देवी देवता कौन थे? तो चमरिया माई और डीह बाबा यही दो थे। पिताजी के सबसे बड़े भाई जिनका नाम सोमर था, यानी पिताजी के सबसे बड़े भाई या लेखक के सबसे बड़े चाचा का नाम क्या था? सोमर था। 12 गांव के चमारों के चौधरी चुने गए थे। भारत की आज़ादी के पूर्व न जाने कब से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों की एक परंपरा के अनुसार चमारों का 12 गांव होता था। यानी चमारों के जो 12 गांव के चमार थे उनकी एक कमेटी हुआ करती थी, अर्थात 12 गांव के चमारों की एक बृहद पंचायत होती थी। यानी मैंने कमेटी कहा, पंचायत और कमेटी एक ही बात है, जिसमें कोई एक व्यक्ति सर्वसम्मति से चौधरी चुना जाता था। इस चौधरी को व्यवहारिक रूप में एक न्यायाधीश की तरह अधिकार प्राप्त होता था। यानी जो 12 गांव के चमारों का चौधरी होता था, उस चौधरी को एक न्यायाधीश की तरह, यानी जो उस चौधरी ने किसी घटना का न्याय किया तो उसको उसका न्याय ही माना जाता था, यानी न्यायाधीश की तरह स्थान था। पिताजी के सबसे बड़े भाई जिसका नाम सोमर था, 12 गांव के चमारों के चौधरी चुने गए थे। भारत की आज़ादी के पूर्व न जाने कब से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों की एक परंपरा के अनुसार चमारों का 12 गांव होता था, अर्थात 12 गांव के चमारों की एक बृहद पंचायत होती थी। यानी एक पंचायत होती थी, एक कमेटी होती थी, जिसमें कोई एक, यानी सभी लोगों द्वारा सर्वसम्मति से एक चौधरी चुना जाता था। और वह चौधरी कौन चुना गया था? तो लेखक के बड़े चाचा सोमर को चुना गया था। इस चौधरी को व्यवहारिक रूप में एक न्यायाधीश की तरह अधिकार प्राप्त था, यानी जो वह न्याय करे वह। कुजाति किस प्रकार था, ये भी यहाँ पर दिया है। यौन संबंध से जुड़ी युवती के पूरे परिवार को कुजाति घोषित कर दिया जाता था। कुजाति का मतलब होता था उसका हुक्का पानी बंद, अर्थात संपूर्ण रूप से 12 गांव द्वारा बहिष्कार। यानी जो किसी स्त्री से किसी युवती या किसी लड़की के साथ यौन संबंध हुआ है या उसका कुछ गलत हुआ है और वो पता चलता है तो उसको कुजाति घोषित करना, यानी 12 गांव के चमारों के बस्ती से उनको बहिष्कृत कर देना, गांव से बाहर निकल देना। और यदि वह गांव में आना चाहते तो सुअर भात की दावत देकर फिर वो गांव में आ जा सकते थे। यौन संबंध से जुड़ी युवती के पूरे परिवार को कुजाति घोषित कर दिया जाता था। कुजाति का मतलब होता था उसका हुक्का पानी बंद, अर्थात संपूर्ण रूप से 12 गांव द्वारा बहिष्कृत। कुजाति का मतलब यानी 12 गांव द्वारा बहिष्कृत। हमारे घर में शिव नारायण पंथ की परंपरा में साल में 3 अवसरों पर समारोह होता था। यानी लेखक के घर में साल में कितनी बार समारोह होता था? तो 3 बार समारोह होता था, साल में 3 अवसरों पर। अब वो 3 अवसर कौन से हैं? जिसमें बड़ी संख्या में चेले उपस्थित होते थे। कौन से चेले? जो शिवनारायण पंथ के। ये 3 अवसर होली, दिवाली और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आते थे। यानी लेखक के घर में साल में 3 अवसरों पर एक समारोह होता था। और वह समारोह कौन कौन से अवसर पर होता था? शिवनारायण पंथ की गद्दी लगाई जाती थी। वह था होली, दिवाली और कृष्ण जन्माष्टमी। इन समारोह को वो गादी लगाना कहा जाता था, यानी गादी लगाना कहा जाता था। लेखक के घर में साल में 3 अवसरों पर समारोह होता था। उस समारोह को क्या कहा जाता था? तो गादी लगाना कहा जाता था, याद रखिए। शिवनारायण
किसी शिवनारायण पंथी की मृत्यु हो जाने पर हिंदुओं की तरह उसकी लाश को जलाया नहीं जाता, बल्कि मुसलमानों की तरह दफनाया जाता था। किसी किसी को गंगा नदी में बहा भी दिया जाता था। यानी अ, हिंदू संप्रदाय में या हिंदू समाज में किसी का मृत्यु हो जाती है तो उसका जो है अंतिम संस्कार जो है जलाकर किया जाता है, मुसलमानों में दफनाया जाता है। और वह शिवनारायण पंथ में जो है उसको किसी को शिवनारायण पंथ में अंतिम विधि जो है शिवनारायण पंथ में किस प्रकार की जाती थी, तो मुसलमानों की तरह किसी को दफनाया जाता था और किसी को जो है गंगा नदी में उसकी लाश को, उसकी बॉडी को बहा दिया जाता था, पानी के साथ प्रवाहित किया जाता था। अगला नाम है अगले खंड का मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन। यहाँ पर लेखक स्कूल जाने लगता है। यहाँ पर जो जोगी बाबा गाते हैं वही यहाँ पर बताया गया है, वह हम पढ़ेंगे। जैसन कहत बाड़ा जोगी वैसन बढ़त बाड़े रोगी, बड़ सतसतिया सहबा रामा। जैसन कहत बाड़ा आंधी वैसन माइल वैसन मारल गयल गांधी, बड़ सतसतिया सहबा रामा। जैसन कहत बाड़ा दावा वैसन चलत बाड़ी हवा, बड़ सतसतिया सहबा रामा। अमिका पांडे शादी विवाह से लेकर फसल बोने तथा काटने तक की साइद बताने के लिए मशहूर थे। यानी फसल काटने यानी विवाह, शादी विवाह का जो मुहूर्त होता है वह मुहूर्त देखने के लिए, फसल कब बोनी है, किस मुहूर्त में बोनी है, किस मुहूर्त में काटनी है, यह सब कुछ बताने वाले मुहूर्त बताने वाले का नाम क्या है, तो अंबिका पांडे है। लेखक कब स्कूल में जाने वाले हैं, लेखक का जब स्कूल में जाने के लिए मुहूर्त देखने का काम भी अंबिका पांडे ने ही किया था। उस समय के अध्यापक बरसात बताने पर हर एक का जन्मदिन 1 जुलाई, जाड़ा बताने पर 1 फरवरी, 1 जनवरी या गर्मी बताने पर 1 मार्च लिख देते थे। यही फार्मूला भारत के अनेक गांवों में आज भी प्रचलित है। परिणाम स्वरूप नौकरी पेशे वाले अधिकतर दलित इन्हीं तारीखों पर रिटायर हो जाते हैं। यानी लेखक पहले जो था अज्ञान था, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो किसी को पूछा कि आपका बेटे की जन्म तिथि क्या है, तो वह कहते थे जब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश की झड़ी लगी थी तब उसका जन्म हुआ। कोई कहता था जब हमारे यहाँ अकाल आया था तब उसका जन्म हुआ। तो उसी प्रकार स्कूल में यदि कोई बताते हैं कि मेरे बेटे का जन्म नाम दाखिल कराने के लिए जब वह जाते हैं तो वहाँ मास्टर जी पूछते थे इसका जन्म दिनांक क्या है, तो कोई उसको बताए कि यह बारिश में जन्मा हुआ है तो उसका जन्म तिथि क्या होती थी, 1 जुलाई होती थी। कोई बताए कि वह जाड़े में जन्म हुआ है इसका, यानी ठंड के दिनों में, तो उसकी जन्म तिथि जो है 1 जनवरी। और कोई बताए कि गर्मी के दिनों में यह जन्मा है तो उसका जन्मदिन जो था 1 मार्च था। यही फार्मूला अनेक गाँवों में आज भी प्रचलित है। परिणाम स्वरूप नौकरी पेशे वाले अधिकतर दलित इन्हीं तारीखों पर रिटायर हो जाते हैं। कक्षा 2 में जाने के लिए मुंशी जी ने हर बच्चे से 2-2 रुपया पस कराई यानी पास करने का घूस लिया। ये इस आत्मकथा के अंदर के जो ऐसे शब्द है पस कराई, उसके बाद ऐसे जो शब्द है इसके अर्थ को मिलाने के लिए इस बार परीक्षा में पूछा हुआ था। तो इसके अंदर के जो प्रश्न है, पस कराई का मतलब क्या है, पास कराने के लिए जो घूस ली थी उसको पस कराई कहा जाता है, याद रखिए। और पस कराई कितने रुपए लिया था, 2 रुपये लिए थे। कक्षा 2 में जाने के लिए मुंशी जी ने हर बच्चे से 2 रुपया पस कराई यानी पास कराने का घूस लिया। यह 2 रुपया मुझे बड़ी मुश्किल से घर से प्राप्त हुआ। यह पस कराई सभी अध्यापक लेते थे और जो बच्चा नहीं देता उसे फेल कर दिया जाता। यानी ये पस कराई जो बच्चा नहीं दे सकता है उसको फेल किया जाता था। दादी लेटकर अपने 2 घुटनों को मोड़कर मुझे बैठा लेती और झूले की तरह आगे पीछे झूलाते हुए एक छोटी सी काव्यमय कहानी गाती जाती। वह कहानी इस प्रकार थी, यानी वह कहानी किस प्रकार है, वह लेखक की दादी मुसड़िया लेखक को पैरों पर बिठाकर झुलाती हुई सुनाती है। वह कहानी किस प्रकार है। राजा रानी आवेली पोखरा खनावेली, पोखरा के तीरे तीरे इमली लगावेली, इमली के सोडरा में 32 अंडा, रामचंद्र फटकारे डंडा, डंडा गयल रेत में, मछली के पेट में, कौवा कहे काँव काँव, बिलार कहे झपड़ो आ लगड़ी के
टांग इके दही के दही के रहरी में पटको रही में पटको। यह कहानी खत्म होते ही दादी जोर जोर से लल्ला पल्ला कहते हुए पैरों पर बैठे मुझे ऊपर हवा में उछाल देती थी। यह लेखक की दादी मुसड़िया का एक यह कहानी सुनाती थी, याद रखिए। आगे है, हमारे घर में सोने के लिए जाड़े के दिनों में घर की फर्श पर धान का बोरा अर्थात पुआल यानी धान का बोरा यानी क्या, पुआल, जो धान की बालियाँ काट ली जाती थी और उसके पीछे का जो हिस्सा बचता था उसको पुआल कहा जाता था। याद रखिए, पुआल यानी धान का बोरा और धान का बोरा यानी पुआल बिछा जाता था। उस पर कोई लेवा या गुदड़ी बिछाकर हम धोती ओढ़कर सो जाती। क्यों? क्योंकि ठंड के दिनों में फर्श जो है ठंड हो जाती थी और ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए ज़्यादा चादर वो नहीं थे उस समय में, तो उसके लिए वहाँ उस पर वो धान का पोरा या पुआल बिछाया जाता था। धान का पोरा मतलब पुआल, पुआल मतलब पोरा। जो और एक बताता हूँ, यदि समझो ज्वार है, ज्वार के ऊपर का जो ऐसा ये मुझे उतना अच्छा चित्र बनाना ही नहीं आता, लेकिन ये समझो ये ज्वार का ये है और यहाँ पर ज्वार आते हैं छोटे छोटे ऐसे ऐसे। समझो जब फसल पक गई और ये काट कर ले लिया किसान ने, ये जो बचा हुई जो नीचे का जो भाग है उसको समझो धान का पोरा या पुआल कहा जाता था, याद रखिए। और ऐसे जो चावल होते हैं, चावल को भी छोटे छोटे आते हैं ऊपर की तरफ, उसको भी ये करते थे। तो ये बिछाया जाता है और इससे जो फर्श की जो ठंड है वह नहीं लगती थी, क्योंकि फर्श के ऊपर एक लेयर बना जाता था उसका और उस पर वो गुदड़ी बिछाकर सो जाते थे और धोती ओढ़कर सोते थे। हमारे क्षेत्र के तमाम ब्राह्मण उस समय की दो बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह वाली कांग्रेस पार्टी के कट्टर समर्थक थे। यानी लेखक के क्षेत्र के जो तमाम ब्राह्मण थे, यानी बहुत ज़्यादा ब्राह्मण जो थे, उस समय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह कौन सा था? तो वह दो बैलों की जोड़ी था। दो बैलों की जोड़ी था कांग्रेस पार्टी का चिन्ह। और उस समय में, तत्कालीन समय में, जो गांव के जो ब्राह्मण थे इसी पार्टी के ज़्यादा समर्थक थे, वोट देते थे। इन्हीं सिवानों से घिरे हमारे धर्मपुर गांव के सबसे उत्तर में आहिर बहुल बस्ती थी, जिसमें एक घर कुम्हार का, यानी उत्तर की ओर किसका घर था? तो उत्तर की ओर यानी गांव की उत्तर दिशा की ओर किसकी बस्ती 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 होती थी? तो आहिर की बस्ती होती थी। और उस गांव के उत्तर की बस्ती में किसका घर था? एक कुम्हार का घर था। कुम्हार का एक घर नोनिया, एक घर गटेरिया तथा एक घर गोड़ भड़भूजा का था। यानी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, धर्मपुर में कुम्हार, नोनिया, गटेरिया, गोड़, इनका घर किस दिशा में था? बम किस दिशा में था? तो वह उत्तर दिशा में था, याद रखिए। उत्तर में आहिर बहुल बस्ती थी, जिसमें एक घर कुम्हार, एक घर नोनिया, एक घर गटेरिया तथा एक घर गोड़ भड़भुजा का था। बीच में बम नोटी, यानी बीच में कौन सी थी? बम नोटी ब्राह्मण टोला, यानी बीच में बम नोटी का मतलब क्या है? ब्राह्मण टोला। तथा तमाम गांवों की परंपरा के अनुसार सबसे दक्षिण में हमारी दलित बस्ती थी। यानी उस समय में परंपरा थी कि गांव के दक्षिण दिशा में ही दलितों की बस्ती हो। एक हिंदू अंधविश्वास के अनुसार किसी गांव में दक्षिण दिशा से ही कोई आपदा, बीमारी या महामारी आती है। यानी उस समय में एक अंधविश्वास था, अंधविश्वास के अनुसार एक परंपरा थी कि कोई भी जो महामारी है या कोई भी समस्या है वह जो है गांव के दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है। इसलिए दक्षिण दिशा में दलितों की बस्ती होनी चाहिए। क्यों? यदि सबसे पहले कोई रोग आई, बीमारी आई, कोई विपत्ति आई, तो सबसे पहले दलित को ही वह घेर ले। इसके अनुसार, इस सोच के अनुसार गांव के दक्षिण दिशा में जो है दलितों की बस्ती होती थी। तमाम गांवों की परंपरा के अनुसार सबसे दक्षिण में हमारी दलित बस्ती। एक हिंदू अंधविश्वास के अनुसार किसी गांव में दक्षिण दिशा में ही कोई आपदा, बीमारी
या महामारी आती है। इसलिए हमारे गांव के दक्षिण में दलितों को बसाया था। अंत मेरे जैसे सभी लोग हमारे गांव में इन्हीं महामारियों आपदाओं का प्रथम शिकार होने के लिए ही दक्षिण की दलित बस्ती में पैदा हुए। यानी लेखक भी एक आंख से काने थे। रोज स्कूल जाते हुए ऐसा नज़ारा देखना देखना हमें अत्यंत भयभीत कर देता था। उनके बारे में अफवाह फैली हुई थी कि मुर्दा खाने से ये सियार पागल हो जाते हैं, इसलिए आदमी को दौड़ाकर वे काट कर खा जाते हैं। इस डर से कोई उन्हें भगाने नहीं जाता था और न कोई उन बची कुची लाशों को फिर से दफनाने ही जाता, यानी वह सियारों को डर कर या गिद्धों को। इसके बाद है तीसरे उपशीर्षक का नाम जो है, खंड का नाम है अकाल में अधिक मास। मैं गणित के प्रश्नों को चिकनी ज़मीन पर खपड़े से लिखकर हल कर लेता था, फिर उसे छोटे छोटे अक्षरों में पटरी या कॉपी पर उतार लेता था। यानी रब के आजकल कहा जाए तो रब पेपर जो है वह लेकर ज़मीन पर जो भी गणित है उसके सूत्र लिखकर उसको ये करके लिखते थे, और जो सही उत्तर आता था तब वह कॉपी या किस पर पटरी पर लिखते थे। तमाम दलित लड़कों को रावण की सेना में विभिन्न राक्षसों। और एक प्रश्न है कि लेखक जो है गणित विषय में तरबेज थे, गणित विषय में अच्छे खासे थे। मैं गणित के प्रश्नों को गणित के प्रश्नों को चिकनी ज़मीन पर खपड़े से लिखकर हल करा लेता था, फिर उसे छोटे छोटे अक्षरों में पटरी या कॉपी पर उतार लेता था। तमाम दलित लड़कों को रावण की सेना में विभिन्न राक्षसों की भूमिका दी जाती थी। यानी जब वह मंचीय हो जाता था रामलीला का, तो उसमें जो है रावण के पक्ष में जो दलित बच्चे जो है उनको रावण की सेना में अभिनय करने के लिए लिया जाता था। हम राक्षस बने रामलीला में रोज़ मरते रहते थे। यानी लेखक कहते कि दलित लड़के जो है हम राक्षस बन के रामलीला में हर रोज़ मरा करते थे। आज़ादी के बाद स्कूली छात्रों के बीच श्रमदान एक आवश्यक क्रिया होती थी। यानी आज़ादी के बाद यानी भारत को स्वतंत्रता मिली और तब जो है श्रमदान जो है यहाँ बच्चों को या छात्रों को आवश्यक माना जाता। आज़ादी के बाद स्कूली छात्रों के बीच श्रमदान एक आवश्यक क्रिया होती थी, जिसके तहत हम स्कूल पहुँचते ही पूरे स्कूल की सफाई करते थे। यानी श्रमदान में कौन सा काम करते थे, तो पूरे स्कूल की सफाई। पढ़ाई के दृष्टिकोण से हेडमास्टर परशुराम सिंह, यानी लेखक के स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या है, तो परशुराम सिंह है, याद रखिए। पढ़ाई के दृष्टिकोण से हेडमास्टर परशुराम सिंह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। वे हमेशा कक्षा में मेरी प्रशंसा करते और जब ज़्यादा खुश होते तो कहते, ये चमड़ा एक दिन हमरे हमरे स्कूल का हमरे हमरे स्कूल का इज्जत बढ़ाई। यानी ये परशुराम सिंह कहते थे खुश होने पर कि ये चमड़ा एक दिन हमारे स्कूल की इज्जत बढ़ाई, यानी हमारे स्कूल की एक दिन यह इज्जत बढ़ाएगा। पनिया भरत के हिन कर टिकवा, हेरेले रामा रोवत घरवा आवेले रे सावर गोरिया। आम भाषा में धोबियउआ नाच कही जाने वाली यह दुनिया एकमात्र ऐसी नृत्य शैली, यानी धोबियउआ नाच यह क्या है, एक नृत्य शैली है, याद रखिए। धोबियउआ नाच यह क्या है, आम भाषा में धोबियउआ नाच यानी वहाँ की बोली भाषा में कही जाने वाली यह दुनिया की एकमात्र ऐसी नृत्य शैली, यानी एक नृत्य शैली है जिसमें घंटियों वाला घुंघरू पैरों के बदले कमर में बांधा जाता है। यानी याद रखिए, घड़ियों वाला घुंघरू पैरों के बदले कमर में बांधने की जो शैली किस नृत्य में है, तो धोबियउआ नाच की शैली में है, याद रखिए। जो पैरों में बांधने वाला जो घुंघरू है उसके बदले वह कमर में बांधने की शैली जो है वह धोबियउआ नाच में है, याद रखिए। आगे का है ये चौथा खंड है। खंड का नाम जो है वह है मुर्दैया की गिद्ध तथा लोक जीवन। मैं ये शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ और इसका जो व्यापकता के साथ लाइन टू लाइन शब्द न शब्द कुछ नहीं छोड़ा मैंने, वह भी मैंने पढ़ाया हुआ है। उसकी प्लेलिस्ट भी इसी चैनल पर उपलब्ध है। पोखरे की तरफ से आते हुए रामचरण यादव जी मुझे देखकर बोले, पढ़े आज तक कानो कामना हुई। यानी ये कनवा थे,
ये कनवा समने पड़ी गयल। इसके बाद इन्होंने तेज आवाज़ में पूछा, कहबा जात हऊ वेर कनवा, यानी तू कहाँ जाता है कनवा, और आज जो है मेरा कोई काम नहीं होगा क्योंकि सुबह सुबह इस कनवा जो है सामने आया है काना। सन 1959 की गर्मी ग्रीष्म ऋतु लगातार 2 साल से अकाल के कारण निहायत कुर्दीन में बदल चुकी थी। दलित बस्ती में चिट्ठी लिखने वाले के रूप में मेरी मांग बहुत बढ़ गई थी, यानी लेखक के पिता या माता ने या घर वालों ने लेखक को स्कूल में ही इसी उद्देश्य से भेजा था कि सिर्फ वहाँ चिट्ठी लिखना पढ़ना जाने, इसी उद्देश्य से भेजा था, याद रखिए। सन 1959 की गर्मी, यानी सन 1959 की गर्मी थी, ग्रीष्म ऋतु था, लगातार 2 साल अकाल था, बारिश नहीं हुई थी, निहायत दुर्दिन में बदल चुकी थी। दलित बस्ती में चिट्ठी लिखने वाले के रूप में मेरी मांग बहुत बढ़ गई थी, यानी चिट्ठी लिखने के वाले के रूप में। किसुनी भाऊजी 2 बच्चों की माँ थी, यानी किसुनी भाऊजी को कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे, किंतु उम्र मुश्किल से 22 साल थी। उसके अंदर दुखड़ा सुनाने की अद्भुत वर्णनात्मक शैली का समावेश था, यानी दुख सुनाने की। आज आज जब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर का, ये पूछा हुआ कथन है भाई लोग। 1 मिनट कहाँ गया? सन 1959 की गर्मी थी, ग्रीष्म ऋतु था, और लगातार 2 वर्ष अकाल था, यानी 2 वर्ष बारिश नहीं हुई। 59 का मतलब 58 और 59, 1958 और 1959, 2 साल बारिश नहीं हुई थी। ये कारण निहायत दुर्दिन में बदल चुकी थी। दलित बस्ती में चिट्ठी लिखने वाले के रूप में मेरी मांग बहुत बढ़ गई थी। मेरी मांग यानी तुलसीराम की। किसुनी भाऊजी 2 बच्चों की माँ थी, यानी किसुनी भाऊजी को कितने बच्चे थे? तो 2 बच्चे थे, किंतु उम्र मुश्किल से 22 साल थी। उसके अंदर दुखड़ा सुनाने की अद्भुत वर्णनात्मक शैली का समावेश था, यानी मुर्दईया आत्मकथा में किसके अंदर अद्भुत वर्णनात्मक शैली में दुख सुनाने का समावेश था, या दुख सुनाने का ये था, वर्णनात्मक शैली में कौन दुख सुनाता था? तो किसुनी भाऊजी, याद रखिए। आज जब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बन चुका हूँ। यानी लेखक को किस विषय के प्रोफेसर है? तो राजनीति शास्त्र के। आज जब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बन चुका हूँ, तो यह स्वीकारने में गर्व होता है कि इसके पीछे मेरी प्रेरणा के असली जनक वे 3 गरीब मजदूर थे। कौन 3 गरीब मजदूर थे जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में खींचा था? ये प्रश्न जब हमारा 18 जून को पेपर हुआ था, इस साल 18 जून 2024 को पेपर हुआ था, और वो पेपर कुछ कारणों से कैंसिल हो गया। उसमें यह प्रश्न पूछा था कि लेखक तुलसीराम का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ले जाने वाले उन 3 व्यक्तियों का नाम क्या है, ये पूछा था। तो जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचा था, जिनमें एक थे सोवियत संघ के समूही खेती वाले मुन्नर चाचा, यानी समूही खेती वाले कौन है? तो मुन्नर चाचा। दूसरे डांगे को डंगरिया कहने वाले, यानी डांगे को डंगरिया कहने वाले सोनई, यानी डांगे को डंगरिया कौन कहता था? तो सोनई कहते थे, डांगे को डंगरिया सोनई कहते थे। और तीसरे थे दड़ियल जेदी चाचा, यानी तीसरे कौन थे? तो दड़ियल जेदी चाचा, जो रिटर्न बगदाद थे, जिन्होंने लेखक को जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचा था। वह फिर से पढ़ते हैं। पहले थे सोवियत संघ के समूही खेती वाले मुन्नर चाचा। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, एक ही कथन है लेकिन बहुत सारे 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पर आप भी देखिए, मुर्दईया आत्मकथा में समूही खेती वाले कौन है? तो मुन्नर चाचा है। और उसके बाद डांगे को डंगरिया कौन कहता था? तो वह सोनई कहते थे। तीसरे थे दड़ियल जेदी चाचा, यानी तीसरे कौन थे? दड़ियल जेदी। और दड़ियल कौन था? जेदी चाचा था, याद रखिए। ऐसे 2-3 प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। आगे देखते हैं। इस क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व तेज बहादुर सिंह नामक एक प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता ने किया था। यानी लेखक के क्षेत्र में आजमगढ़ में जो स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
तेज बहादुर सिंह नामक एक प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता ने किया था। उन्होंने वर्षों तक भूमिगत रहकर काम किया था। इस पूरे क्षेत्र पर उनका विशेष प्रभाव था। इन भांड मंडलियों में वे सामाजिक कुरीतियों पर लोक शैली में तरह तरह के व्यंग्य द्वारा प्रस्तुति को बहुत ही मार्मिक बना देते थे। उनका एक गीत मुझे आज भी स्मरण है कि रोमांचित कर देता है, जिसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है। हरिजन जाति सहे दुख भारी हो, हरिजन जाति सहे दुख भारी हो, जेकर खतवा दिन भर जोतली, ऊह देला गारी हो, दुख भारी हो, दुख भारी। हरिजन जाति सहे दुख भारी, यानी ये गांव में जो नाटक मंडली आती थी वहाँ का गीत है। हरिजन जाति सहे दुख भारी हो, हरिजन जाति सहे दुख भारी हो, जेकर खेतवा दिन भर जोतली, यानी जिसके खेत में दिन भर हल चलाया वही शाम को हमें गाली देता है। ऊहे देलगारी हो दुख भारी, हरिजन जाति सहे दुख भारी। इसी कुरीति पर एक विरहा शैली में बड़ा ही लोकप्रिय गीत गाया जाता था, जिसकी इन पंक्तियों में बहुत गुण तथ्य, यानी ये विरह शैली में एक गीत गाया जाता था। बाबा विदा करेल लरिका क मेहरिया, रहरिया में बाजे घुंघरू, यानी लड़की को जो है पिता विदा करता है। इस कड़ी में बारात प्रस्थान के समय एक खास किस्म का नृत्य किया जाता था, जिसे दुक्कड़, यानी बारात प्रस्थान, यानी जब बारात प्रस्थान करती है तब एक नृत्य किया जाता था। उस नृत्य का नाम क्या है? तो दुक्कड़ है, याद रखिए। यह बहुत शक्तिशाली नृत्य होता था, जिसमें सिर्फ दो कलाकार, एक दफला वादक तथा दूसरा दुक्कड़ची नर्तक होता था। यानी याद रखिए, दुक्कड़ में कितने लोग होते थे नृत्य करने में? एक कलाकार होता, दो कलाकार, यानी दो कलाकार, एक दफला वादक तथा दूसरा जो है वह दुक्कड़, यानी कहा जाए तो चार जो है वह दुक्कड़ में चार ही लोग होते थे, या चार ही पात्र होते थे। यानी मुर्दहिया आत्मकथा में जो नृत्य या नाच हुआ करते थे उनके नाम कौन कौन से हैं? दुक्कड़, हुक्कड़, यह नृत्य के नाम है, याद रखिए। जो बारात प्रस्थान के समय गाया जाता था उसको दुक्कड़ कहा जाता था। ऐसे ही एक नाच हुआ करता था हुक्कड़। हुक्कड़ की ध्वनि पर कहरुआ हुक्कड़ डमरू की आवृत्ति वाला, उससे काफ़ी बड़ा वाद्य होता था, जिसे कलाकार अपनी बाह के नीचे कांक में दबा लेता था तथा उसे अपनी केहूनी से बजाता था। किसमें? हुक्कड़ में। उसके बाद है पांचवा उपशीर्षक या पांचवा खंड का नाम है भूतनिया नागिन। भूतनिया नागिन। इस बीच हमारे गांव में भी एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई थी। मेरी माँ बस्ती के किसी भी व्यक्ति से बात करती, पिताजी तुरंत उसके चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देती। यानी भूतनिया नागिन में इस खंड में लेखक बताते हैं कि लेखक की माँ किसी और पुरुष को बात करती तो लेखक के पिताजी जो है काफ़ी संक्षिप्त वृत्ति से उनकी तरफ देखते हैं और फिर वो लेखक के पिता लेखक की माँ को मारने लगते हैं। एक दिन लेखक भी अपने पिता को मारता है और तब से वह लेखक को डरने लगते हैं, लेखक के पिताजी। सन 1961 के ही जाड़े की बात है। पिताजी माँ को मारने के लिए फरू ही लेकर दौड़े। मैं वहीं खड़ा था। मैंने बहुत जोर से पिताजी को एक तमाचा मारा। उन्होंने मुझे उलटकर वैसे ही मारा। उनका तमाचा इतना जोर का था कि मैं कुछ देर के लिए सौंधिया सा गया था। यानी एक जाड़े के दिन 1961 में, सन 1961 में जाड़े के दिन थे, सर्दी के दिन थे और लेखक के पिताजी ऐसे ही लेखक के माँ को मार रहे थे और मारते समय लेखक ने भी एक तमाचा मारा और उलट पिताजी ने भी लेखक को मारा और लेखक के पिताजी ने इतना जोर से तमाचा मारा कि लेखक कुछ देर के लिए चौंधिया सा गए। चौंधिया सा मतलब एक बेशुद्ध सी अवस्था में गए। और ये कहाँ से? माँ को मारने के लिए पिताजी क्या लेकर दौड़े थे? तो फरोही, याद रखिए। किंतु इस घटना का परिणाम यह हुआ कि आगे पिताजी माँ को मारने को घबराने लगे। बस्ती के लगभग सभी लोगों ने मुझे सही ठहराया, यानी लगभग सभी लोगों ने लेखक की सराहना की, सही कहा, क्योंकि माँ को मार रहा है तो इसलिए बेटे ने हाथ उठाया। समय जो जो बीतता गया, माँ और पिताजी की लड़ाई में भी पिताजी का दुश्मन बनता गया। यानी समय बीतता गया और माँ और पिताजी की जब भी लड़ाई होती थी, लेखक जो है पिताजी के दुश्मन बनते गए।
अगला साल 1962 देश के तीसरे चुनाव वाला, यानी देश स्वतंत्र भारत का तीसरा चुनाव कब हुआ, तो 1962 में हुआ। अगला साल सन 1962 देश के तीसरे चुनाव वाला साल था। इसकी दस्तक से पहले ही स्कूल में एक बार फिर विकास प्रदर्शनी लगाई गई। इस बार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहली बार एक फिल्म दिखाई गई जिसका नाम था चक्रधारी, यानी लेखक को स्कूल में सबसे प्रथम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कौन सी फिल्म दिखाई गई, चक्रधारी दिखाई गई। और वह सांस्कृतिक फिल्म थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम था, याद रखिए, स्कूल में दिखाई गई। अगला साल सन 1962 देश के तीसरे चुनाव वाला साल था। इसकी दस्तक से पहले ही स्कूल में एक बार विकास प्रदर्शनी लगाई गई थी, यानी स्कूल में एक बार विकास प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस बार के सांस्कृतिक कार्यक्रम में, यानी इस बार जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था उसमें लेखक को या पूरे छात्रों को पहली बार एक फिल्म दिखाई गई थी, उसका नाम क्या था, चक्रधारी। बाद में बाबा हरिहर दास ने बताया कि स्वामी करपात्री जी देश में राम राज्य लाने के लिए काम कर रहे हैं। जाहिर है कि पार्टी राम राज्य परिषद चुनाव मैदान में थी, यानी यह बाबा हरिहर दास ने बताया। करपात्री जी जो कौन सा राज्य लाना चाहते हैं, तो राम राज्य लाना चाहते हैं। बाद में बाबा हरिहर दास ने बताया कि स्वामी करपात्री जी देश में राम राज्य लाने के लिए काम कर रहे हैं। जाहिर है कि पार्टी राम राज्य परिषद चुनाव मैदान में थी, यानी राम राज्य ला रही मतलब चुनाव क्षेत्र में या चुनाव के मैदान में राम राज्य परिषद थी। कुल मिलाकर हमारे क्षेत्र में कांग्रेस, कम्युनिस्ट तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का काफ़ी प्रभाव था, किंतु हमारे गांव में कोई जनसंघ का नाम लेवा नहीं था। यानी याद रखिए, उस समय में चुनाव के क्षेत्र में या चुनाव के मैदान में कौन कौन सी पार्टियां थी। कुल मिलाकर हमारे क्षेत्र में कांग्रेस, कम्युनिस्ट तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, यानी कुल मिलाकर कितनी पार्टियां थी, 3 पार्टियां थी। और उन 3 पार्टियों में सबसे प्रथम कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट और तीसरे नंबर पर है कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव था। यानी उस समय में, तत्कालीन समय में चुनाव क्षेत्र में किन पार्टियों का समावेश था या किन पार्टी का काफ़ी प्रभाव था, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट पार्टी इसका था। और लेखक के गांव में कोई जनसंघ का नाम लेवा नहीं था, यानी कोई जनसंघ जो है स्थापित किया नहीं था। हमारे स्कूल पर हजारों लोगों का मजमा लगा हुआ था। सुबह से शाम तक चुनाव की सारी प्रक्रिया में मैं देखता रहा, यानी चुनाव हो रहे थे और स्कूल में ही चुनाव आज भी होते हैं। मतदान बंद होने के बाद मैं अपने पिता तथा माँ के साथ वापस घर आ रहा था, तो पिताजी ने मुझे बताया कि बाबा हरिहर दास ने उन्हें 2 रुपया दिया, इसलिए उन्होंने राम राज्य को वोट दे दिया। यानी लेखक के पिताजी को राम राज्य पार्टी को वोट देने के लिए किसने कहा था, तो हरिहर दास ने कहा था। और लेखक के पिताजी ने कितने रुपए लिए थे वोट देने के लिए, तो 2 रुपये लिए थे, याद रखिए, उस समय में 2 रुपये बहुत कुछ थे। जुलाई 1962 में जब स्कूल खुला तो 9वीं कक्षा का नज़ारा ही कुछ और था। यानी लेखक 1962 में कौन सी कक्षा में थे, तो 9वीं कक्षा में थे। मैं काफ़ी उत्साहित था। अन्य विषयों के साथ रेखा गणित एक नया विषय जुड़ा था। यानी लेखक को 9वीं कक्षा में नया विषय कौन सा आया था, तो रेखा गणित। रेखा गणित को भी भूमिति भी कहते हैं, भूमिति। रेखा गणित को भूमिति कहते हैं और उसको ज्यामिति भी कहते हैं। लेखक को 9वीं कक्षा में नया विषय कौन सा था, तो रेखा गणित था, भूमिति था, याद रखिए। प्रधानाध्यापक धर्मदेव मिश्र लगभग रोज ही स्कूल पर सभा करते और बताते कि युद्ध के लिए हथियार के बदले अमेरिका सोना मांग रहा है। वे सुरक्षा कोष में सोना इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करते थे। यानी ये बात इम्पोर्टेंट है। प्रधानाध्यापक, यानी प्रधानाध्यापक का नाम क्या है, धर्मदेव मिश्र। यह लगभग रोज बताते थे, स्कूल पर सभा करते थे और बताते कि युद्ध के लिए हथियार के बदले, यानी युद्ध करना है और अमेरिका के पास हथियार है और वह हमें हथियार दे रहा है और हम उसको हथियार के बदले क्या दिए, सोना मांग रहा है। कौन, अमेरिका। वे सुरक्षा कोष में सोना इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करते थे। उस समय चीन के बारे में अनेक किस्से कहानियां स्कूल तथा गांव में फैली हुई थी। नगल चाचा का बेटा कुद्दन न जाने कहां से सुनकर आया था। वह कहता था कि चीन में जब लोग 60 साल के बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें सरकार अच्छा खाना खाने की दावत देती, फिर दावत में आए हजारों बुड्ढों को गोली मार दी जाती। यानी ये बात जो है
उस समय चीन के बारे में, यानी चीन के बारे में एक बात थी, एक किस्सा कहानियाँ थी, और स्कूल तथा गाँव में फैली हुई थी एक बात, एक कहानी थी। और नग्गल चाचा का बेटा, उसका नाम क्या है, कुद्दन है, यानी नग्गल चाचा के बेटे का नाम क्या है, कुद्दन है। और वह क्या कहता है, उसने कहीं से एक बात सुनी थी, चीन में जो है किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल हो जाती है, 60 वर्ष उसकी उम्र उम्र हो जाती है, तो चीन की सरकार जो है इन 60 वर्ष पूर्ण हुए लोगों को एक दावत देती है, अच्छा सा भोजन देती है, और बुलाकर, भोजन के लिए बुलाकर उसको गोली देकर मार मार डालती है। वह कहता था कि चीन में जब लोग 60 साल के बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें सरकार अच्छा खाना खाने की दावत देती है, फिर दावत में आए हजारों बूढ़ों को गोली मार दी जाती है। अगला है चले बुद्ध की राह। धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे। धर्मदेव मिश्र जो है वह क्या थे, स्वयं कवि थे। कवि होने के नाते उन्होंने अपना उपनाम कमलेश रखा था, यानी धर्मदेव मिश्र का ही नाम कमलेश था। कवि थे तो इन्होंने उपनाम कमलेश रखा था, याद रखिए। किसका नाम कमलेश है, तो धर्मदेव मिश्र का है। कवि कौन है, तो धर्मदेव मिश्र है या कमलेश है। कमलेश जी भक्ति साहित्य में कृष्णाश्रयी शाखा के बड़े प्रशंसक एवं अनुयायी थे, यानी कमलेश जो है वह, कमलेश तथा धर्मदेव मिश्र, यह भक्ति काल में, भक्ति साहित्य में कृष्णाश्रयी शाखा के बड़े प्रशंसक थे। मुर्दहिया आत्मकथा में कृष्णाश्रयी शाखा के बड़े प्रशंसक कौन थे, तो धर्मदेव मिश्र थे। यह कवि थे, धर्मदेव मिश्र थे। और धर्मदेव मिश्र का उपनाम क्या था, तो कमलेश जी था, याद रखिए, पूछा जा सकता है। ऐसे 2-3 प्रश्न उलट फेट करके बन सकते हैं। इसी बीच स्कूल के पास वाले मंदिर में एक विचित्र साधु आए। वे औरतों की तरह बड़े बड़े बाल बढ़ाए हुए थे, किंतु दाढ़ी मूछ सफाचट थी। वे आभूषणों से लदे हुए थे, पैरों में पायल, हाथों में बड़े बड़े गुजहे, कमर में चांदी की करधनी, गले में मंगलसूत्र, कानों में तरकिया, नाक में नथुनी आदि वे पहने हुए थे। उसकी मांग में सिंदूर भी था, किंतु परिधान के नाम पर आधुनिक बिकनी की तरह उनकी लंगोटी ने उन्हें आकर्षक का केंद्र बना दिया था। एक साधु आया था वहाँ। वे राहुल जी की प्रसिद्ध पुस्तक, जो राहुल सांस्कृतिक की प्रसिद्ध पुस्तक है बोलगा से गंगा का नाम लेकर कहते कि इनके अलावा उन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी है। और राहुल सांस्कृतिक के बारे में यह सब सुनकर मेरे मन में उत्कंठा जगती है कि मैं भी उनके जैसा ही होता तो कितना अच्छा होता। बोलगा से गंगा में क्या है जिसके बारे में पारसनाथ पांडे कुछ भी नहीं बताते, यानी बोलगा से गंगा यह कौन बताते हैं लेखक को, तो पारसनाथ पांडे बताते हैं, नहीं बताते, किंतु बार बार कहते रहते कि यह पुस्तक सारे विश्व में जानी जाती है। यानी पारसनाथ पांडे किस किस पुस्तक के बारे में बताते कि यह पुस्तक सारे विश्व में जानी जाती है, तो बोलगा से गंगा। यह पुस्तक किसकी है, बोलगा से गंगा, तो यह राहुल सांस्कृत्य जी की किताब है। सिद्धार्थ को वैराग्य हुआ, यानी सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने वैराग्य लिया। सिद्धार्थ को वैराग्य हुआ और वे सच्चे ज्ञान की तलाश में एक दिन रात के समय घोड़े पर चढ़कर महल से भाग निकले। यानी एक दिन जो है सिद्धार्थ को, यानी गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध का ही नाम सिद्धार्थ था, एक दिन गौतम सिद्धार्थ को वैराग्य हुआ, यानी उन्होंने त्याग लिया, संन्यास लिया, सच्चे ज्ञान की तलाश में, यानी सच्चे ज्ञान की तलाश करने में, जो वास्तविक ज्ञान क्या है इसकी खोज करने के लिए सिद्धार्थ ने, गौतम बुद्ध ने क्या किया, संन्यास लिया, त्याग दिया। जो भी राज्य था, जो भी घरदार था, महल था, वह सब कुछ त्याग दिया और वह सच्चा ज्ञान पाने के लिए, सच्चा ज्ञान की तलाश करने के लिए घोड़े पर चढ़कर वह महल से निकल गए। इस छोटे से पाठ ने मेरे मस्तिष्क में एक चलता फिरता चलचित्र सा छाप दिया था। दर हरदम घुड़सवार युद्ध बुद्धि मेरी कल्पना से गुजरती रही। हाई स्कूल के आगे ज्ञान की तलाश मुझे भी थी, यानी हाई स्कूल के आगे, हाई स्कूल यानी 10वीं पास करने के बाद जो आगे का ज्ञान लेने की तलाश जो थी लेखक को थी, इसलिए गौतम बुद्ध अत्यधिक प्रिय लगने लगे। यानी हाई स्कूल के बाद ज्ञान पाने की जो तलाश थी या ज्ञान लेने की जो लालसा थी, उसके कारण ही लेखक को गौतम बुद्ध जो है प्रिय लगने लगे। निकट भविष्य में मेरा घर से भागना निश्चित हो गया, यानी हाई स्कूल के बाद घर से भागना है, घर से निकल जाना लेखक ने तय किया। उदाहरण देते कि बन नोटी का कोई लड़का हाई स्कूल के आगे नहीं पढ़ता, यानी उदाहरण बताते हैं
घर वाले जब लेखक हाई स्कूल के आगे पढ़ना जाते हैं तो लेखक के घर वाले कहते थे, कोई ब्राह्मण का लड़का जो हाई स्कूल के आगे नहीं पढ़ा है तो तू कैसे पढ़ सकता है। उदाहरण देते कि बम नोटी का यानी ब्राह्मण टोली का उदाहरण देते कि बम नोटी का कोई लड़का हाई स्कूल के आगे नहीं पढ़ता। हकीकत यह थी कि बम नोटी का बच्चा उस समय तक हाई स्कूल पास नहीं कर पाया था। यानी हकीकत यह थी, लेखक के परिवार वाले बताते कि तू हाई स्कूल के आगे पढ़ना चाहता है, लेकिन बम नोटी या ब्राह्मण टोली में या ब्राह्मणों में कोई लड़का जो है हाई स्कूल के आगे नहीं पढ़ा है। लेकिन वास्तविक बात क्या थी, वह क्यों नहीं पढ़ा था? क्योंकि उसने हाई स्कूल की परीक्षा ही पास नहीं की, तो उसके बाद कहाँ से पढ़े? क्योंकि वे फेल होकर पढ़ाई छोड़ देते थे। आखिरकार जुलाई आ गई, यानी आखिरकार जुलाई आ गया। घर वालों के विरुद्ध के बावजूद मैं सुबह बिना कुछ खाए खाली पेट स्कूल जाने लगा। घर पर सामूहिक संयुक्त पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत रूप से भोजन की व्यवस्था मेरे लिए असंभव थी। यानी इस घर में संयुक्त परिवार था, सभी लोग एक साथ रहते थे, तो वह व्यक्तिगत भोजन यानी खुद अकेले को भोजन बनाकर देने की प्रथा नहीं थी। चूँकि हमारे स्कूल के संस्थापक बाबा हरिहर दास क्षत्रिय थे, यानी लेखक के स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो बाबा हरिहर दास थे, और वह हरिहर दास क्षत्रिय थे। इसलिए वहाँ इस समुदाय का बोलबाला था, किसका? क्षत्रिय का। अधिसंख्य अध्यापक भी क्षत्रिय थे। ऐसे अध्यापकों में एक थे सुग्रीव सिंह, जो हाल ही में गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए पास करके अध्यापक बने थे। यानी सुग्रीव सिंह ने बीए कहाँ से पास किया था? तो गोरखपुर विश्वविद्यालय से, बीएचयू से नहीं, बीए गोरखपुर विश्वविद्यालय से पास किया था, और बाद में वह सुग्रीव सिंह हिंदी के अध्यापक बने थे, हिंदी पढ़ाते थे, और वे मुझे खूब प्रोत्साहित करते थे। जब मैंने कहा कि पढ़ाई में सबसे आगे निकल गया तो वह बहुत खुश हुए। यानी लेखक ने जब बाद में कहा कि मैं पढ़ाई में बहुत आगे निकल गया तो वह खुश हुए, और ये होता ही है। यदि किसी का छात्र, कोई शिक्षक का छात्र आगे बढ़ता है तो लेखक को बहुत खुशी होती है। एक दिन मैं भी ऐसे ही पढ़ा कर निकल रहा था तो मुझे एक फ़ोन आया, और वह जब मैं पहले वर्ष में, जब 2021 में मेरा एमए हुआ और 2022 में जब मैं पढ़ाने गया, और 2023 के अंत में मुझे एक फ़ोन आया शाम के समय में कि सर मेरा सिलेक्शन जो है पुलिस में हुआ है। तो मैं बहुत खुश हुआ, महाराष्ट्र पुलिस में। तो वह बहुत मैं खुश हुआ था। जब मैंने कहा कि पढ़ाई में सबसे आगे निकल गया, यानी उस लेखक ने, तुलसीराम ने कहा सुग्रीव सिंह से कि मैं पढ़ाई में बहुत आगे निकल गया, तो वह बहुत खुश हुए। दूसरे दिन बाबा हरिहर दास स्वयं प्रिंसिपल धर्मदेव मिश्र के साथ मेरे घर बधाई देने आ गए। यानी बाद में जो स्कूल के संस्थापक थे हरिहर दास, वह प्रिंसिपल धर्मदेव मिश्र के साथ घर पर आए और घर आकर बधाइयाँ दी। सबसे बड़ा संकट यह था कि उन दिनों में जो वजीफ़ा मिलता था वह कम से कम 6 महीने बाद, यानी वजीफ़ा यानी जो स्कॉलरशिप आती थी, वह स्कॉलरशिप कब आती थी? 6 महीने बाद आती थी। 6 महीने बाद आती थी वहाँ वजीफ़ा या स्कॉलरशिप। अंतर शुरू होने के 6 महीने का खर्च स्वयं उठाना था। यानी वह वजीफ़ा आने तक जो खर्चा है आजमगढ़ जाने के बाद, वह स्वयं उठाना था। इस बीच एक बार फिर संकट मोचन के रूप में मेरे सामने वही हिंदी अध्यापक सुग्रीव सिंह प्रस्तुत हुए। उन्होंने मुझे फिर 30 रुपये दिए। यानी लेखक को सुग्रीव सिंह ने कितने रुपए दिए थे? तो 30 रुपये दिए थे। कहा कि आजमगढ़ जाकर पढ़ाई जारी रखूँ, यानी आजमगढ़ जाकर पढ़ाई जारी रखूँ। उस जंगल में मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मुर्दहिया पीछे छूट रही। ये लेखक घर से निकलकर आजमगढ़ पढ़ाई के लिए जा रहे तब का है यह। उस जंगल में मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मुर्दहिया पीछे छूटती जा रही थी, और साथ ही छूट रहे थे इस प्रिय स्थली के अनगिनत यादों के ढेर। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का संभवतः वही स्थान मेरे लिए नटनिया। नटनिया कौन है? वहाँ की एक पड़ोस की लड़की है जो नाचती व नृत्य करती है। आजमगढ़ में फाफाकाशी, यह इस आत्मकथा का अंतिम भाग है, अंतिम खंड है। आजमगढ़ में फाफाकाशी। उस दिन शाम को मामा मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट अटेस्ट कराने के लिए आजमगढ़ के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर सिंह के पास ले गए, जो उस समय विधान परिषद के सदस्य थे और मातबरगंज में ही रहते थे। यानी मातबरगंज में रहते थे। और वो कौन थे? लेखक की 10वीं की हाई स्कूल की मार्कशीट अटेस्ट कराने के लिए मामा किसके पास ले गए थे? कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर सिंह के पास ले गए थे।
इस कॉलेज में शीघ्र ही आश्चर्यचकित करने वाली बात यह लगी कि दोपहर के बाद चलने वाली कक्षाओं में अनेक अध्यापक सफ़ेद कमीज पर खाकी हाफ पैंट पहनकर आते थे। अनेक छात्र भी वैसे ही आते थे। 5 बजे छुट्टी का घंटा बजते ही ये सभी कॉलेज प्रारंभ में लगने वाली आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी आरएसएस का मतलब क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में शामिल हो जाते थे, यानी वो परेड करने के लिए। धीरे धीरे पता चलने लगा कि आजमगढ़ का यही डीएवी कॉलेज संपूर्ण रूप से आरएसएस के अधीन था। यानी डीएवी कॉलेज आजमगढ़ का किसके अधीन था, तो आरएसएस के अधीन था। इस तरह अंबेडकर हॉस्टल के मेस तथा ढुक्कू की पकौड़ी, यानी आजमगढ़ में लेखक किसकी पकौड़ी है, तो ढुक्कू की पकौड़ी की दुकान के बीच जूझते हुए आजमगढ़ की मेरी अनगिनत रातें फापाकाशी का मतलब भूखे पेट फापाकाशी से गुजरती रही। आज धीरे धीरे समझ में आने लगा कि घर से भागकर, ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। अब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि घर से भागा हर व्यक्ति बुद्ध नहीं बन जाता। ग्रह त्याग के बाद चमत्कारिक शक्ति पाने के लिए ब्राह्मणों के चक्कर में बुद्धि भी भूखे रहकर शमशान में साधना करने लगे थे। किंतु जब चमत्कार नहीं मिला तो उन्होंने कह दिया कि बिना भोजन के दिमाग काम नहीं करता। उस समय मेरे लिए भोजन मिल जाना ही चमत्कार था। यानी जब आजमगढ़ में लेखक की फेलोशिप नहीं आती थी, वजीफा नहीं मिलता, तो लेखक जो धुकू के पकोड़े जो उधार मांगते थे और कहीं कभी उधार भी नहीं मिलता था, तो वहाँ पर ये सब कुछ हमने जो है अब आज शॉर्ट में देखा, लेकिन पूरे 14 भागों में यह मैंने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाया हुआ है। और यह जो प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर उपलब्ध है, निःशुल्क है, आप कभी भी जाकर देख सकते हैं। यह सब कुछ हमने आने वाले जो परीक्षाएं है, सेट परीक्षा हो, नेट परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, उसके साथ ही और कौन सी परीक्षा, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उन सभी के दृष्टिकोण से यह मैंने पढ़ाया हुआ है। अवश्य ही आपको इस क्लास का ज़्यादा फ़ायदा हो, यही आशा करता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट भी कीजिए। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। यहाँ पर मैं रोकता हूँ। धन्यवाद।